अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ वेव्स। और इस टॉपिक के अंदर आपने सबसे पहले तो हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके चंद केसेस हैं, उसकी कंडीशंस हैं, फिर उन कंडीशंस को भी अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक आपने ज़रूर देखना है ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक के रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और टॉपिक का नाम है आपके पास क्या है, दैट इज़ डॉपलर इफेक्ट। अब किसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, क्या होता है डॉपलर इफेक्ट? तो डॉपलर इफेक्ट को सबसे पहले अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखें तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो क्या है। सबसे पहले द पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड लिसनर। आप लिसनर कहें या ऑब्जर्वर कहें, पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड लिसनर और ऑब्जर्वर। इसका मतलब है कि पिच ऑफ साउंड, अब पिच ऑफ साउंड जो है वो रिलेटेड होता है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर पिच इंक्रीज होगी तो उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। अगर पिच आपकी लो होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी। तो दूसरी सूरत में हम इसको कह सकते हैं हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच। इसका मतलब है पिच और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटिव है। और दूसरी जो हमने बात की रिलेटिव मोशन है बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर और लिसनर। तो इस सूरत में सोर्स वो होगा जो साउंड को प्रोड्यूस करेगा और ऑब्जर्वर वो होगा जो उस साउंड को सुनेगा, उसको डिटेक्ट करेगा, उसको सेंस करेगा। तो इन दोनों के मोशन में हमने देखना है कि किस तरह से पिच ऑफ साउंड कहाँ पे इंक्रीज होता है और पिच ऑफ साउंड कहाँ पे डिक्रीज होता है। तो जब इनकी हम कंडीशंस को स्टडी करेंगे तो उसमें अच्छी तरह से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि कहाँ पे पिच ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और किस मोशन के हिसाब से पिच ऑफ साउंड जो है वो डिक्रीज हो रहा है या फ्रीक्वेंसी जो है वो लो हो रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके कंडीशंस को। तो केस नंबर 1 है या कंडीशन नंबर 1 है व्हेन द लिसनर और ऑब्जर्वर is moving towards the stationary source. When the listener or observer is moving towards stationary source. अब stationary source का मतलब क्या है, सोर्स एक जगह पे खड़ा होगा, मतलब सोर्स जो होगा वो रेस्ट में होगा लेकिन वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा होगा। और लिसनर जो होगा, जो ऑब्जर्वर जो होगा, वो मूव करके उसकी तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, सोर्स की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले इस चीज़ को अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर लें कि स्पीड ऑफ साउंड को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे v के साथ, स्पीड ऑफ लिसनर और ऑब्जर्वर उसको हम डिनोट करेंगे v नॉट के साथ, और स्पीड ऑफ सोर्स को, जो सोर्स की स्पीड होगी उसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे किस चीज़ के साथ, उसको हम vs से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड v से डिनोट होगा, स्पीड ऑफ लिसनर v नॉट से होगा, और स्पीड ऑफ सोर्स जो होगा उसको हम डिनोट करेंगे किस चीज़ के साथ, vs के साथ। तो सबसे पहले केस नंबर 1 की को स्टडी करते हैं, इसको हम अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो लिसनर है वो मूव कर रहा है टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स के पास। ठीक है, लिसनर और ऑब्जर्वर। अब वी नो दैट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है f इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। f फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, v इसकी वेलोसिटी होगी, और लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ होती है। क्योंकि ये साउंड वेव्स हैं तो साउंड वेव्स में आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयरिफिकेशन होती है। तो दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम इसकी वेवलेंथ कहते हैं, या दो रेयरिफिकेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। अगर दूसरी सूरत में जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं उसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ होते हैं, तो दो क्रेस्ट के दरमियान डिस्टेंस भी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और दो ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो भी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपने देखा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज f इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। अगर मुझे लैम्डा का वैल्यू मालूम करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं, लैम्डा बाहर आ जाएगा, v अपॉन f हो जाएगा। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f के इक्वल होगा। अब आप देखें कि यहाँ पे इस पिक्चर में आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे आपके पास ये सोर्स है और ये आपके पास एक ऑब्जर्वर है या एक लिसनर है। अगर ये लिसनर मूव करता हुआ इस सोर्स के करीब जाएगा, तो जब ये लिसनर यहाँ पे खड़ा हुआ है
तो फर्ज करें कि इस लिसनर को उस सोर्स की आवाज़ जो है, उसका साउंड जो है वो यहाँ तक हल्का हल्का सा सुनाई दे रहा है। अब स्पीड ऑफ सोर्स को या स्पीड ऑफ लिसनर को या स्पीड ऑफ साउंड को हमने किस चीज़ से नोट करना है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर लिसनर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, तो उस सूरत में स्पीड ऑफ साउंड जहाँ पे वो खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी स्पीड ऑफ साउंड जो है इसको हल्का हल्का सा आवाज़ जो है इसको वो सुनाई दे रही है। अब वो जब मूव करता हुआ जाएगा तो लिसनर की जो स्पीड है वो वी नॉट है। इसका मतलब है कि इसकी खुद की स्पीड, लिसनर की, ऑब्जर्वर की खुद की स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड दोनों उसके साथ होंगे। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी जब हम इसकी मालूम करेंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटीज आपके पास एक से ज़्यादा हैं। एक स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड वेलोसिटी है, दूसरा लिसनर की वेलोसिटी है, तो दोनों उसके साथ ही होंगी। तो जब रिजल्टेंट वेलोसिटी मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस वी नॉट, v प्लस वी नॉट। अब आप इसकी डायरेक्शन देखें कि इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ है, टुवर्ड द सोर्स की तरफ, लेकिन सोर्स क्या है, सोर्स स्टेशनरी है, वो एक रेस्ट में है। अब जब लिसनर मूव करता हुआ वहां तक पहुंचेगा, देन द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द मूविंग लिसनर। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, अब उस फ्रीक्वेंसी को, जो फ्रीक्वेंसी वो डिटेक्ट करेगा, जो फ्रीक्वेंसी वो सेंस करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे एफ डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, या एफ कॉम्प्लीमेंट्री इसके ऊपर जो होगा, एफ डैश इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। अब v क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास किसकी इक्वल है, v प्लस वी नॉट के इक्वल है। तो यहाँ पे v की जगह पे हमने क्या पुट करना होगा, दैट इज v प्लस वी नॉट अपॉन लैम्डा। एंड वी नो दैट लैम्डा, अभी अभी आपने देखा, लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इस लैम्डा की जगह पे हमने v अपॉन एफ पुट करना होगा। अब आपके पास इक्वेशन क्या हो गई, एफ डैश इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट अपॉन v अपॉन एफ के इक्वल हो गया। एफ क्योंकि डिवाइड में ये ऊपर आ जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर एफ डैश इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ। अब इस सूरत में द पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेस। जब ये बंदा उस सोर्स के पास पहुंच जाएगा तो उस सूरत में पिच ऑफ साउंड, वो जो फ्रीक्वेंसी हियर करेगा वो हायर फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि वो सोर्स के बिल्कुल अब करीब पहुंच गया है, तो उसको वही आवाज़ जो सोर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा आवाज़ जो होगी, कहीं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगी, वो लिसनर जो होगा, वो ऑब्जर्वर जो होगा, उसको वो सुनाई देगी। ठीक हो गया, ये हो गया केस नंबर 1। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं केस नंबर 2 के अंदर। केस नंबर 2 में हमारे पास क्या है, व्हेन द लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। पहले वो उसकी तरफ जा रहा था, अगर वो सोर्स से दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है, तो जब वो उसकी डायरेक्शन आपने देखी थी तो v प्लस वी नॉट था टुवर्ड द सोर्स। अब जब सोर्स से वो वापस आएगा तो उस सूरत में जाहिर सी बात है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी उस ऑब्जर्वर की, वो हो जाएगी v माइनस वी नॉट। v माइनस वी नॉट रिप्रेजेंट करेगी किसको, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी को, when the listener is moving away from the stationary source। अब उस सूरत में then the frequency heard by the moving listener। अब जो मूविंग लिसनर है वो सोर्स से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो उस सूरत में हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है एफ डैश इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। तो v की जगह पे आपने क्या पुट करना होगा, v की जगह पे आपने इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी अवे वाली v माइनस वी नॉट अपॉन लैम्डा, एंड वी नो दैट लैम्डा किसके इक्वल था, v अपॉन एफ के। तो लैम्डा की जगह पे आपने क्या पुट करना होगा, v अपॉन एफ यहाँ पे पुट करना होगा। इस हिसाब से जो f डिवाइड में है, नीचे है, ऊपर आ जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन f डैश मीन्स फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द मूविंग लिसनर, जो वो ऑब्जर्व कर रहा है, इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ। अब इस सूरत में क्या होगा, क्योंकि वो सोर्स से दूर जा रहा है, तो दूर जाने से उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, तो दूर जाने से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लो हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर द पिच ऑफ साउंड डिक्रीजेस। शुरू में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे पिच और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर पिच हाई होगा तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी,
अगर पिच लो होगा तो फ्रीक्वेंसी भी लो हो जाएगी। ठीक है, तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में हमने क्या देखा कि वहाँ पे दोनों सूरतों में जो सोर्स था वो स्टेशनरी था और लिसनर पहले केस में मूव कर रहा था टुवर्ड्स द सोर्स की तरफ, और उसके बाद फिर लिसनर मूव कर रहा था फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स से अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। तो ये केस नंबर 1 और केस नंबर 2 आपने अच्छी तरह से इसको देख लिया। उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो केस नंबर 3 होगा उस केस नंबर 3 में हम क्या देखेंगे। अब केस नंबर 3 में यहाँ पे सोर्स को जो है उसको हमने मूव कराना है। नाउ व्हेन द सोर्स, केस नंबर 3, व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर। अब सोर्स जो है वो मूव कर रहा है किसकी तरफ, लिसनर की तरफ, लेकिन इस वक्त लिसनर क्या है, ऑब्जर्वर क्या है, वो रेस्ट में। पहले लिसनर मूव कर रहा था सोर्स की तरफ, सोर्स स्टेशनरी था, अब लिसनर को हमने स्टेशनरी बना दिया है और सोर्स को हम मूव करा रहे हैं। जब सोर्स मूव करता हुआ किसके पास आएगा, लिसनर के पास आएगा, तो उस सूरत में फिर उसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी। अब क्योंकि सोर्स रेस्ट में है तो लिसनर रेस्ट में है तो वी नॉट जो वैल्यू होगा वो तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो किसका आएगा, वो वी एस का आएगा, क्योंकि सोर्स जो है वो मूव कर रहा है। तो सोर्स की जो स्पीड थी उसको हमने किस चीज़ से नोट किया हुआ है, वी एस से नोट किया हुआ है कि जब सोर्स मूव करता हुआ लिसनर की तरफ आएगा तो उस सूरत में वहाँ पे जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर वेवलेंथ होती है। जब लिसनर मूव कर रहा था सोर्स की तरफ तो वहाँ पे वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था, लेकिन सोर्स, अगर फर्ज करें कोई एम्बुलेंस है और वो सायरन बजाती हुई आ रही है तो वो जो है वो जल्दी से आके उस लिसनर के पास पहुंच जाएगी। जब वो जल्दी से आके पहुंच जाएगी तो उनके दरमियान जो वेवलेंथ होगी, किसके दरमियान, सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान, मींस लिसनर के दरमियान, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्टर वेवलेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा डैश से। देयरफॉर लैम्डा डैश इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, v अपॉन एफ के। अब f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वो कौन सी होगी, वो फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे v की जगह पे जो लैम्डा डैश इज इक्वल टू v अपॉन एफ है, तो v आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, अब क्योंकि सोर्स उसी डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन से वो वापस आया था लिसनर, उसी डायरेक्शन से वापस आ रहा है, तो वहां पे आपके पास था v माइनस वी नॉट। अब क्या होगा, v माइनस वी एस, क्योंकि सोर्स अब मूव कर रहा है, लिसनर रेस्ट में, लिसनर की स्पीड 0 है, सोर्स मूव कर रहा है, तो v माइनस वी एस अपॉन लैम्डा हो जाएगा। सॉरी, v लैम्डा डैश इज इक्वल टू v माइनस वी एस अपॉन f। अब f क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द लिसनर इज इक्वल टू f डैश इज इक्वल टू v अपॉन, किसके इक्वल हो जाएगा, वो लैम्डा की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे f डैश इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा डैश है, तो लैम्डा डैश आपका किसके इक्वल है, अभी अभी हमने मालूम किया, लैम्डा डैश इज इक्वल टू v माइनस वी एस अपॉन f के इक्वल है। तो यहाँ पे लैम्डा डैश का हमने वैल्यू पुट करना होगा। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, f डैश इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस वी एस अपॉन f। ठीक है, f डिवाइड में ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f डैश इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस वी एस इंटू f। अब ये जो रिलेशन हमें मिला, ये जो इक्वेशन मिली, इससे क्या साबित होता है, द पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेस, क्योंकि सोर्स जब लिसनर के करीब आता है तो उस सूरत में भी पिच ऑफ साउंड इंक्रीज होगा। तो उसी सूरत में इसकी फ्रीक्वेंसी जो हियर करेगा लिसनर, जो स्टेशनरी लिसनर था, तो वो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे केस नंबर 4 की, और केस नंबर 4 आपके पास क्या है, व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर। पहले केस नंबर 3 में हमने क्या देखा कि सोर्स जो है वो मूव कर रहा था टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर, तो उस सूरत में फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द लिसनर इज हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब पिच ऑफ साउंड क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। अब अगर सोर्स उससे दूर जाएगा, तो जब दूर जाएगा तो उसके हिसाब से लैम्डा डैश का जो वैल्यू होगा, वो लैम्डा डैश का वैल्यू क्या होगा, दैट इज लैम्डा डैश इज इक्वल टू v अपॉन एफ। अब v रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, क्योंकि अब वो जा रहा है वापस, पहले वो आ रहा था तो उस सूरत में इसकी वेलोसिटी थी v माइनस वी एस। अब जब वापस जाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो यहाँ पे
v की जगह पे हमने क्या पुट करना होगा, यहाँ पे हमने पुट करना होगा v प्लस वी एस अपॉन एफ। ठीक है, तो f आपके पास क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है वो जो लिसनर उसको सुनेगा। देन द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द स्टेशनरी लिसनर और ऑब्जर्वर, दैट इज एफ डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, v अपॉन लेमडा डैश होता है। तो लेमडा डैश का अभी आपने वैल्यू मालूम किया, तो लेमडा डैश का वैल्यू आपके पास क्या है, v प्लस वी एस अपॉन एफ। तो लेमडा डैश की जगह पे हमने इसका वैल्यू पुट करना होगा, तो ये हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस वी एस अपॉन एफ। एफ जो डिवाइड में है ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब फाइनली इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, एफ डैश किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी, जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी एड कर रहा है, सेंस कर रहा है। देन एफ डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एफ। देन द पिच ऑफ साउंड डिक्रीजेस, क्योंकि जब सोर्स उससे दूर चला जाएगा तो वो जो फ्रीक्वेंसी हियर करेगा लिसनर, स्टेशनरी लिसनर, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी सुनने की, वो कम हो जाएगी, क्योंकि पिच आपकी क्या हो गई, लो हो गई। देन द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द स्टेशनरी लिसनर इज लो फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 4 केसेस हो गए। अब जो केस नंबर 5 होगा, उस केस नंबर 5 में क्या होगा, व्हेन बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अगर सोर्स भी उधर से मूव करता हुआ आ रहा है और लिसनर भी उसकी तरफ जा रहा है, तो जब ये आपस में किसी एक पॉइंट पे आपस में मिलेंगे तो उस सूरत में फिर पिच ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर उस सूरत में अगर वो फिर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो फिर पिच ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस को हम मिला के लिखेंगे। तो अब केस नंबर जो 5 है उसमें हमारे पास क्या है, when the both source and listener or observer are moving towards each other। ठीक है। अगर मैं सबसे पहले जनरल फार्मूला आपको बताऊं, जनरल फार्मूला फॉर द when the source is moving to or away from the listener। अगर सोर्स मूव भी कर रहा है किसकी तरफ, लिसनर की तरफ, और उससे दूर भी जा रहा है, दोनों को हम जनरल करके मिला के लिखेंगे। तो जनरल आपको मिला के लिखने से क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एफ डैश इज इक्वल टू वी अपॉन, अब जो सोर्स जब उसकी तरफ आ रहा था तो v माइनस वी एस था, जब सोर्स उस लिसनर से दूर जा रहा था तो उस सूरत में v प्लस वी एस था। तो यहाँ पे एफ डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस माइनस वी एस करके लिखेंगे, इंटू एफ लिखेंगे। ये क्या हो गया, ये जनरल फार्मूला हो गया। दोनों सूत्रों में अगर सोर्स उसकी तरफ, लिसनर की तरफ जा रहा है तो v माइनस वी एस है, अगर लिसनर से अवे जा रहा है तो v प्लस वी एस है। ठीक हो गया। इसी सूरत में इन जनरल व्हेन द लिसनर इज मूविंग टू और अवे फ्रॉम द सोर्स, अगर लिसनर मूव कर रहा है, अब जनरल फार्मूला हम लिखेंगे किसका, लिसनर का। पहले हमने सोर्स का जनरल फार्मूला लिखा, अब हम लिसनर का जनरल फार्मूला लिखेंगे। इन जनरल व्हेन द लिसनर इज मूविंग टू किसकी तरफ, सोर्स की तरफ, और अवे फ्रॉम द सोर्स, तो उस सूरत में हमने इक्वेशन क्या मालूम की थी, दैट इज एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट। जब वो जा रहा था सोर्स की तरफ और जब वापस आ रहा था तो v माइनस वी एस था। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी इंटू एफ। तो ये दोनों जनरल फार्मूलाज हो गए। तो इस सूरत में तो यहाँ पे जनरल फार्मूला सोर्स के हिसाब से भी आपने देख लिया और लिसनर के हिसाब से भी आपने देख लिया। अब व्हेन बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, टू ईच अदर आर अवे फ्रॉम ईच अदर, अब इन दोनों चीजों को मिला के हमने यहाँ पे नीचे लिखना होगा, व्हेन द बोथ सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टू आर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं और एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं, देन द फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ। ये दोनों को हमने मिला के रख दिया। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि लिसनर जब जा रहा था वापस आ रहा था तो उसकी
स्पीड जो थी, रिजल्टेंट स्पीड जो थी वो v प्लस जो थी वो जाने वाली थी और वापस आने वाली v माइनस v नॉट थी, जबकि सोर्स की जो स्पीड थी, रिजल्टेंट स्पीड जो थी, इसकी वेलोसिटी जो थी वो किसके इक्वल थी, v माइनस वी एस, वो लिसनर के पास जाने वाली और उससे लिसनर से फिर दूर जाने वाली v प्लस वी एस था। तो ऊपर हमने क्या लिखा, एफ डैश इज इक्वल टू v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस माइनस वी एस इंटू एफ। अब दोनों सूत्रों में क्या होगा, जब ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो पिच ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएगी, और जब ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे देन द पिच ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास डॉपलर इफेक्ट का। सिंपली डॉपलर इफेक्ट को हमने किस तरह से डिफाइन किया, पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड लिसनर। रिलेटिव मोशन है सोर्स का भी और लिसनर का भी। कभी लिसनर सोर्स के पास जा रहा है तो पिच ऑफ साउंड इंक्रीज हो रहा है, कभी लिसनर दूर जा रहा है सोर्स से तो पिच ऑफ साउंड डिक्रीज हो रहा है। अब सोर्स अगर उसके पास आ रहा है तो पिच ऑफ साउंड फिर से इंक्रीज हो रहा है, अगर उससे वो दूर जा रहा है तो फिर पिच ऑफ साउंड डिक्रीज हो रहा है। अगर दोनों सूरतों में दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं एक दूसरे से, मतलब यहाँ पे अगर मिल रहे हैं तो उस सूरत में पिच ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, फिर से इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो सेम पिच ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल इस तरह से कि फर्ज करें कि आप किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हुए हैं और ट्रेन उधर से आ रही है। जब ट्रेन सायरन बजाती हुई आएगी, दूर से आपको हल्की सी आवाज़ आती है। जैसे ही ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और बगैर रुके, कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जो बगैर रुके चली जाती हैं, ठीक है, जब वो आ रही है, जब प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप बैठे हो तो वहाँ पे फिर क्या होगा, पिच ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही आपको वो क्रॉस करके चली जाएगी पिच ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। या कोई ऐसी एम्बुलेंस है और वो सायरन बजा रही है, वो एक जगह पे खड़ी हुई है, किसी ट्रैफिक में फंसी हुई है, तो लिसनर अगर उसके पास जाएगा, सायरन बजा रही है, दूर से अगर उसकी आवाज़ सुनेगा, उसके पास जाएगा तो पिच ऑफ साउंड इंक्रीज होगा। फिर अगर उस एम्बुलेंस से वो दूर चला जाएगा तो फिर पिच ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये लिसनर और ऑब्जर्वर का एक रिलेटिव मोशन है, जिसको हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया, उसके केसेस को हमने अच्छी तरह से देखा, चारों केसेस को, पांचों केसेस को हमने अच्छी तरह से इसको स्टडी किया। उम्मीद है टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को, इस पूरे वीडियो को जब एंड तक लाजमी देखेंगे तभी आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। स्टेप वाइज आप इसको फॉलो करें, जब स्टेप वाइज फॉलो करेंगे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक दूसरे टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।